नमस्कार, न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है, ऐसा व्यक्तित्व है जिसे आप हमेशा टेलीविजन पर मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए देखते हैं, लेकिन आज वो देश के आईएनबी मिनिस्टर, एनवायरमेंट मिनिस्टर और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बन गए। सभा में सक्रिय रहे। जावड़ेकर जी की वेलकम टू द शो। नमस्ते जी। नमस्ते प्रकाश जी, ये बताइए कि आप पर तो प्रधानमंत्री जी ने खूब इस बार मंत्रिपरिषद में तवज्जो दी है। आप सांसद भी नहीं और तीन तीन मंत्रालय एक साथ। नहीं, मैं सांसद तो था ही अभी तक, लेकिन अब ये मुद्दा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ जिनसे विचार करना है विचार करके एक टीम तैयार की है अपेक्षा के साथ, क्योंकि जब मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने चुनाव लड़ा तो जनता की जो अपार उत्साह से उन्होंने पहली दफा 30 साल के बाद एक पार्टी को मेजॉरिटी मिली है और उसके बाद लोगों की अपेक्षाएं है। अगर अपेक्षाएं है तो उसमें तजुर्बा भी चाहिए, उसमें सब चाहिए, तो यूथ भी चाहिए, उसमें उमंग उत्साह भी चाहिए। तो सब सोच के उन्होंने जो भी विचार किया होगा, जो भी जिम्मेवारी है। मैं अभी 40 साल से सार्वजनिक जीवन में हूँ। पार्टी का मैं पूर्णकालीन काम कर रहा हूँ जिस दिन पार्टी स्थापना हुई 6 अप्रैल 1980 से। तो मैं प्रशासन का भी, विपक्ष का भी और प्लानिंग कमीशन जैसे का या वर्किंग ग्रुप्स अलग अलग, तो उसी अपेक्षा जो की है वो पूरी करेंगे। कि जब मोदी जी आपको बुला के बोले कि आपको हम ये मंत्रालय दे रहे हैं, तो गुर क्या दिया उन्होंने आपको, मंत्र क्या दिया? मेहनत करो, काम करो और जो लगन से काम करो। हमें सोचना है उस अंतिम व्यक्ति का, अंत्योदय, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, पिछड़े, उनके भाग्य में क्या बदलाव होगा, उसके लिए काम करना है और जुनून से काम करना है। अच्छा। उनका मंत्र है काम करो लगातार। अच्छा, ये बताइए कि जो मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी है उसके ऊपर हमेशा पिछले 3-4 साल से यूपीए 2 में हमेशा ये सवाल हर टाइम पर उठता रहा कि मीडिया के ऊपर किसी न किसी तरीके के रेगुलेटर की ज़रूरत है, किसी न किसी तरीके के नियंत्रण की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है? मैं तो जैसे मानता हूँ कि मैं प्रेस के आज़ादी का सैनिक हूँ, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई जब हुई देश की तब तो हम जन्मे नहीं थे, लेकिन 75 में जब प्रेस के आज़ादी पर आंच आई, क्योंकि सेंसरशिप आई। मेरे पिताजी लोकमान्य तिलक जी का जो पेपर है केसरी में, वहाँ सब एडिटर थे, सालों से काम कर रहे थे। मैं 10वें उम्र से मैं केसरी में जाता रहा। जब प्रेस की आज़ादी पर आंच आई और ऑर्गेनाइजेशन की आंच भी आई तो हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़े। कॉलेज के युवाओं को लेकर हम गए और 16 महीने जेल में रहे। तो हमारे तो लिए प्रेस की आज़ादी लोकतंत्र का आत्मा है, लेकिन उनकी भी जिम्मेवारी है। आज़ादी होती है तो जिम्मेवारी भी होती है, और जिम्मेवारी का नियंत्रण कौन करे, जिम्मेवारी कोई निभा रहा है या नहीं निभा रहा है, कौन तय करे? मैं मानता हूँ सेल्फ रेगुलेशन शब्द से ही मुझे ये है
लेकिन सेल्फ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो उसकी, एवरी फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो होना जिस चाहिए। तरीके से कहा गया कि पिछले काफी दिनों में मीडिया हाउसेस इतने ज्यादा आ गए, इतना इतना मशरूम हो गया और हर कोई मीडिया में आ गया, तो आपको लगता है कि थोड़ा बहुत उस पर कहीं ना कहीं एक कुछ कंट्रोल आना चाहिए? जो लाइसेंस देने का प्रोसेस है या उसको एक और अकाउंटेबल बनाने की ज़रूरत है? नहीं, अकाउंटेबल किस दृष्टि से कि भाई वो समाज हित की बात कर रही है या बहुत विरोधी है? आज भी वो प्रावधान है और उसके तहत 4 चैनल्स को हमने सदा के लिए बंद किया है जिन्होंने बार बार उल्लंघन किया। तो समाज के लार्जर हित में और जिसमें किसी की आपत्ति नहीं होगी, इसकी रक्षा तो करनी पड़ेगी, वो करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जब इलेक्शन कैंपेन के दरमियान दूरदर्शन पर मोदी जी का इंटरव्यू हुआ था और उसके साथ एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी और ये बात की गई थी कि इसमें जो भी प्रॉब्लम हुई, इंटरव्यू दिखाया नहीं गया या उसको एडिट किया गया, तो उस पर एक जांच कमेटी बैठाने की ज़रूरत पड़ी थी। क्या आपको लगता है कि वो अभी भी होगा, उस पर अब जांच बैठेगा, क्या होगा? मुझे लगता है देश ने फैसला दे दिया है, मैं पॉजिटिव सोचता हूँ। तो ये माना जाए कि वो जांच कमेटी वगैरह जो बैठनी थी या बैठी थी वो सब खत्म हो जाएगी? नहीं, मैंने पूछा नहीं, मैं पूछूंगा, आपने याद दिलाया कि उसकी जांच कमेटी बैठी थी, ये भी मैंने भूल गया था। तो जांच कमेटी सचमुच में बनी है क्या और क्या रिपोर्ट है उसकी? लेकिन बात साफ हो गई, उनके मुखिया ने भी कहा कि ये गलत हुआ और साफ हुआ। अब इसमें फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी करते किसी को फांसी थोड़ी ना चढ़ाना है, लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि इसमें ये नहीं होगा और इस तरह का टॉलरेट भी नहीं करेंगे। अच्छा प्रकाश जी, प्रसार भारती जो कि आपके अंडर में है, प्रसार भारती जब बना था उस वक्त का माहौल अलग था, उस वक्त का, और अब माहौल अलग है। उस समय इस तरीके के सैटेलाइट बूम नहीं हुआ था, चैनल्स का इस तरीके से हुआ नहीं था। बार बार लोग कहते हैं कि क्या, हमेशा थोड़ी थोड़ी आवाज़ उठती रहती कि क्या प्रसार भारती की ज़रूरत है, उसकी अब ज़रूरत रह गई है? दूरदर्शन क्यों नहीं, अगर वो गवर्नमेंट का आम है तो उसे गवर्नमेंट का आम बन जाना चाहिए। प्रसार भारती की अब क्या ज़रूरत? आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ सोचने विचारने का वक्त आ गया है? ऐसा है, पहले तो प्रसार भारती पब्लिक ब्रॉडकास्टर एक ऑटोनोमस तैयार किया इंस्ट्रूमेंट हमने, लेकिन कोई भी इंस्ट्रूमेंट तैयार करते हैं तो उसका प्रासंगिकता, उसकी उपयोगिता, उसका कार्यक्रम काम कैसा चला, ये भी देखने की जरूरत है। मैं आने वाले सप्ताह में प्रसार भारती का पूरा डिटेल ब्रीफिंग उसकी मैं करूंगा। हाँ। और उसके बाद मेरा दुख दूसरा है, कितना दूरदर्शन का टेरेस्ट्रियल रीच है जो दूसरे किसी का नहीं है। फिर जो मेन लाइन जहाँ केबल है, जहाँ ये है, वो क्यों नहीं चलाते? वो केबल वाले दूरदर्शन चलाते ही नहीं। अनेक केबल में, अनेक होटलों में मैं जाता हूँ, हमने उसके लिए सोचा है कि कुछ करेंगे कि दूरदर्शन की इतनी सारी चैनल्स है, दिखेंगे। दूरदर्शन की डिश चैनल फ्री टू एयर इतना बड़ा है, क्यों नहीं उनका चलता? हम देखेंगे, प्रोफेशनलिज्म लाएंगे, करेंगे। और मूल दूरदर्शन लोग क्यों देखते नहीं है? अगर कम देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं? कंपटीशन में खड़े रहकर एक क्वालिटी कंटेंट देने की बात है तो वो देनी चाहिए। ये पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग है, तो पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सफल बननी चाहिए, एंटरटेनमेंट हो या न्यूज हो। मतलब ये कहा जा सकता है कि प्रसार भारती के ऊपर प्रकाश जावड़ेकर जी का पूरा रीलुक करेंगे कि उसकी यूटिलिटी, उसकी पोजीशनिंग वो सही है, अब नहीं है, उसकी प्रासंगिकता है कि नहीं? प्रसार भारती नहीं, मैं प्रसार भारती पर कोई रीलुक करने का अभी मुद्दा नहीं है। मैं जब करना है तो हम करेंगे, लेकिन समीक्षा तो करेंगे। लेकिन प्रसार भारती का जो 2 मुख्य हैंडल है, अब आकाशवाणी की तो इतनी है, मैंने देखा, मैंने पहले भी लिखा था सरकार को कि एम स्टेशंस इतना अच्छा कंटेंट है, लोग सुनना चाहते थे। पहले 200 किलोमीटर पे भी सुनाई देता था, अब 2 किलोमीटर पे भी सुनाई नहीं दे रहा है। तो वो ट्रांसमीटर सारे खत्म हो गए, 60-60 साल वही पुराने चले। तो ऐसी बहुत स्थिति है कि जिसमें सुधार कर सकते हैं। जो 2 इंस्ट्रूमेंट उनके हैं वही काफी प्रभावी तरीके से कैसे चले और जनता तक कैसे पहुंचे, यह हमारी प्राथमिकता है। फॉर्मेट इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो इसको कार्यक्षम तो बनाया ही जा सकता है, तो वो करेंगे। और दूरदर्शन को आपको लगता है कि सरकार के अंडर में ले आना चाहिए? टाइम आ गया है क्योंकि इतने ज्यादा प्राइवेट सैटेलाइट चैनल्स ऑलरेडी हैं, तो सरकार का अपना कोई चैनल क्यों नहीं? नहीं, अगर बीबीसी नहीं, ये कोई मानता नहीं। आप सभी राजनीतिक दलों ने दक्षिण भारत में खासकर
और मैं बहुत बार जाता हूँ। अब कम्युनिस्टों का भी चैनल है, डीएमके का भी है, एआईडीएमके का है, ऐसे चैनल से कोई जीतता नहीं। हमें लोगों का विचार करना है, और चैनल कोई गवर्नमेंट का हो इसका कोई मतलब लेकिन नहीं है, जैसे- अच्छा हो और वो सबको अवसर दे। और अगर बीबीसी एक मॉडल है, दुनिया में अनेक मॉडल्स है, हम करेंगे कंपैरिजन, लेकिन इसका मैं अभी एक सप्ताह ही मुझे हुआ है, तो मैंने बाकी बहुत सारे विभागों का किया है। प्रसार भारती को मैं अभी 2 दिन में देखूंगा। अच्छा, ये बताइए कि मोदी जी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा उनका जैसे कहते हैं इंटरेस्ट भी है, और सोचते भी है कि सोशल मीडिया का बेटर यूटिलाइजेशन गवर्नमेंट की पॉलिसी और उसके लिए होना चाहिए। तो आप क्या कोई प्लान बना रहे हैं, कोई एजेंडा बना रहे हैं कि सोशल मीडिया पर गवर्नमेंट की पॉलिसी या गवर्नमेंट के विचार कैसे जाएंगे, ट्विटर पे, फेसबुक पे? आपने सही फरमाया कि उन्होंने सबसे ज़्यादा बेहतर उपयोग किया, और शायद पहले राजनेता थे कि जिन्होंने इतना उसका मर्म को समझा। तो इसलिए मैंने, और कल उन्होंने कहा कि बाकी मंत्रियों को भी ऐसा करना चाहिए, तो मैंने एक हमारे आईएनबी में रिव्यू किया, क्योंकि यहाँ न्यू मीडिया विंग है और उसमें सोशल मीडिया हब है, तो हमारे पास एक्सपर्टीज़ है। वो मैंने देखा कितना है, क्या है, हम कर सकते हैं कि नहीं। और आज मैंने सभी मेरे मंत्री सहयोगियों को लिखा है कि आपके मंत्रालय के और आपके खुद के ट्विटर, फेसबुक और बाकी हैंडल जो उपलब्ध प्लेटफॉर्म्स है, उन सबको तैयार करने में और चलाने में हमारा विभाग आपको पूरी सक्रिय मदद करेगा। उनको नाम और फ़ोन नंबर और सब बताया है कि किससे संपर्क करना है, और मैं मॉनिटर करूंगा। सब मंत्री जल्दी ही आपको सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखेंगे। और जब अगर कोई मंत्री एक्टिव नहीं दिखा तो क्या करेंगे? उनकी नहीं, क्लास उस पे क्या करना लगाएंगे? है? नहीं, क्लास क्यों, सबको समझा है कि देखो समाज में अलग अलग तबके हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया का रिच है, कुछ लोगों को सोशल मीडिया और ये नया टेक्निक और इंटरनेट समझ इससे में नहीं नहीं है, आती है। तो उनको भाषण है, प्रवास है, यात्रा है, ये विकल्प नहीं है किसी का, ये एक एडिशनल स्ट्रेंथ है। अच्छा, ये बताइए कि मोदी जी तो मीडिया के लिए बहुत ही savvy हैं, है ना? और उनका मीडिया मैनेजमेंट भी बहुत बढ़िया रहा है, जो देखने में आया बहुत ही बेहतरीन। इससे बेहतर मीडिया मैनेजमेंट नहीं हो सकता है, जिस तरीके से पूरे कैंपेन के प्रोसेस में दिखा। तो एज दी आईएनबी मिनिस्टर अब आपके ऊपर भी टेंशन होगी कि मोदी जी का मीडिया मैनेजमेंट बिल्कुल सही चले? निश्चित चले, लेकिन वो उनकी भी टीम है, हम प्रोफेशनल भी उसमें है, और सब मिलके काम करेंगे। पर ये बताइए पहले कि टेंशन होगा कि नहीं प्रकाश नहीं, जावड़ेकर टेंशन नहीं को? होता, हाँ? हमें टेंशन कि नहीं मोदी होता। जी का प्राइम मिनिस्टर का मीडिया मैनेजमेंट बिल्कुल टच होना चाहिए, नहीं, टेंशन तो होगा। ठीक, टेंशन नहीं होता। मोदी जी की अपेक्षा क्या है, वहाँ टीम क्या है, उससे मैं उल्टा सीख लूंगा और यहाँ वो प्रोफेशनलिज्म लाऊंगा, और उनकी जो भी जरूरत है वो तो हम पूरी करेंगे। दूरदर्शन को प्रकाश जी सरकारी भोपू की तरह यूज किया गया है। क्या आप लोग भी, आपके अंदर भी, इस रिजीम के अंदर भी दूरदर्शन को उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा? मैं मानता हूँ कि दूरदर्शन को निश्चित आज़ादी मिलेगी। वो भोंपू बनाकर हम सुनेंगे और हम ही सुनेंगे, दूसरी जनता नहीं देखेगी, तो उसका क्या उपयोग होगा? उपयोग तो तब है जब वो जनता तक पहुंचे, जनता में, यानी प्राइवेट चैनल को कंपटीशन लगनी चाहिए दूरदर्शन की, वो हम तैयार करेंगे। आपके ऊपर एक ऐसे मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, जिसे पिछले 3 साल में पॉलिसी पैरालिसिस का एक बहुत बड़ा सेंटर माना जाता रहा है। ये कहा गया कि कोई भी काम अगर देश में इकोनॉमी का ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो उसमें एक बड़ा जो फच्चर लगाने का काम होता था वो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री करती रही है। जो उसके साथ एक इमेज चलती रही, उसको आप कैसे तोड़ेंगे? पहले तो इमेज को हमने 2 कारणों से तोड़ने की शुरुआत की है। पहले तो वहाँ 2 प्रकार के गुट है, एक हमें विकास चाहिए, जो भी प्रोजेक्ट आएगा वो मंजूर करो, बाकी कुछ मत देखो, और दूसरा है कि पर्यावरण की रक्षा करनी है तो कुछ मंजूर मत करो। हमने बीच का रास्ता और महत्वपूर्ण लिया है। हमारी भूमिका है कि पर्यावरण की रक्षा भी होगी और विकास भी होगा, वसुंधरा भी बचाएंगे लेकिन लोगों को भी बचाएंगे, क्योंकि मैं मानता हूं कि गरीबी सबसे बड़ा एनवायरनमेंट का डिसास्टर है। इसलिए गरीबी का उन्मूलन करना, उसके लिए विकास के मानक करना, इसलिए थोड़ा उत्सर्जन बढ़ेगा, लेकिन विकसित देशों ने तो बहुत उत्सर्जन किया है, हमारा उस तुलना में कुछ भी नहीं है, और इसलिए हमें विकास का अधिकार है। लेकिन आप जब वो हम विकास करेंगे
और विनाश नहीं करेंगे, क्योंकि ये अगली पीढ़ियों के लिए ये वसुंधरा को बचा के भी रखना है, तो साथ साथ काम चलेंगे। अब आपके प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर मिनिस्ट्री को, हर मिनिस्टर को एक टास्क दिया है कि आप अपने 100 डेज का एजेंडा बनाइए और 100 डेज के एजेंडा में आप ये बताइए कि आप कैसे कर रहे हैं, और वो बहुत टफ टास्क मास्टर भी हैं। Yes. तो 100 दिन का आपका एजेंडा क्या है? प्रायोरिटी नंबर 1, 2, 3 क्या है? 1, 2, 3 ऐसी है कि पहली प्रायोरिटी है कि मैं रक्षा मामलों के संबंध में सांसदीय स्थायी समिति का पिछले 4 साल सदस्य था, तो मैंने जगह जगह जाकर देखा है कि डिफेंस के कितने प्रोजेक्ट्स, देश की रक्षा करने वाले अपनी सेना, उनके ही प्रोजेक्ट्स को एनवायरनमेंट मंत्रालय से मंजूरी नहीं मिल रही है। तो मैंने पहला आदेश दिया है कि ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स की स्टेटस हमें बताइए और हम इन सबको जो भी ठीक है उस सभी प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देना चाहते हैं, क्योंकि देश की रक्षा होगी तभी तो पर्यावरण बचेगा, तभी तो देश बचेगा। तो देश अगर मिसाइल रेंज अंडमान से करनी है और उसको परमिशन नहीं मिल रही है, बॉर्डर पे बॉर्डर रोड्स करने हैं, उसको परमिशन नहीं मिल रहा है, कि क्यों ऐसा क्यों हो गया था? मैं क्या रीजन, आप जब मिनिस्ट्री में अंदर गए हैं तो आपको क्या समझ में आ रहा है? नहीं, मैं अभी अननेसेसरली इस तरीके के डिलेज क्यों हो रहे थे? मैंने फाइल्स क्यों पेंडिंग रहे, फाइल्स कुछ फाइल से बहुत जोर से क्यों चली, कुछ क्यों नहीं चली, और कुछ फाइलों पे क्यों बैठ गए लोग, इसके मैं अभी जाने को मुझे फुर्सत नहीं है, वो मैं 100 दिन के बाद देखूं। लेकिन पहले तो ये देख रहे हैं हम कि हम कुछ करके दिखाए, एक निर्णय देंगे जनता को कि हाँ विनाश नहीं होगा, विकास होगा और पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ होगा। तो इस दिशा में हम डिफेंस का पहला प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी पब्लिक पर्पस। देखो, राज्यों को विश्वास में लेकर करेंगे, राज्यों के वन मंत्री और पर्यावरण मंत्रियों की हम बैठक बुलाएंगे, उनके अधिकारियों की बैठक बुलाएंगे, और जो भी राज्यों के पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं और जो पब्लिक पर्पस के हैं, कहीं एयरपोर्ट का मामला लटका है, कहीं दूसरे विकास के कार्यक्रम, सड़क के कितने रुके हैं, वो सबको मंजूरी करेंगे। अच्छी जो है, बताइए कि जैसे जयराम रमेश जी थे, तो लोग बोलते हैं कि जयराम रमेश जी थे तो कोई प्रोजेक्ट पास नहीं होता था, लेकिन तो कुछ तो चीज आपको समझ में आई होगी कि क्या रीजन था, क्या था, कौन लोग स्पैनर लगाते थे? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी तो वही है जो अभी आपके पास है, वही पुरानी ब्यूरोक्रेसी है। क्या रीजन था? मैंने कहा जैसे कि हम न विंडिक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, न ब्लेम गेम में हमें इंटरेस्ट है, हमें काम करके देश को आगे ले जाने में इंटरेस्ट है, इसलिए अभी मैं इस पर सोच ही नहीं रहा हूँ। ब्लेम गेम से ज़्यादा मैं आगे जाके ये मंत्रालय की जो प्रतिमा बिगड़ी है कि यहाँ कुछ किए बिना फाइल मूव नहीं होती, ये भी हम दूर करेंगे। लेकिन अभी 100 डेज में वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, और दूसरा हम कर रहे हैं कि एक लोगों को ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया, कल हमने शुरू किया ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की प्रोसेस, कल शुरू की एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए, और 1 महीने में फॉरेस्ट क्लियरेंस की करेंगे। हम 60 दिन की अगर ज्यादा से ज्यादा मर्यादा है तो हम 30 दिन में काम पूरा कर देंगे। लगता है कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट से लड़ाई लड़नी पड़ेगी? 2 तरह के लोगों से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारे मन सा साफ है कि जिसमें सचमुच में पर्यावरण को बहुत हानि है और किसी एक व्यक्ति विशेष या उद्योग समूह का ही केवल भला होने वाला है और बाकी ज़्यादा भला पर्यावरण का या देश का नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं करेंगे, लेकिन वो रक्षा की बात करेंगे। लेकिन जो प्रोजेक्ट देश के लिए फायदे का है, जो प्रोजेक्ट खासकर सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा भी किया जा रहा है, तो वो भी पेंडिंग केसेस निकालने में मुझे की बात थी कि ट्राइबल एरिया में जहाँ पे भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लग रहे थे, वहाँ पे एनवायरमेंट क्लियरेंस या फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल ही नहीं रही थी कि ये सही नहीं होगा, ये हाँ, सही तो फॉरेस्ट क्लियरेंस की मैंने अभी लिस्ट, अभी मैं उसी पे काम कर रहा था, तो जो नहीं मिले हैं उसके कारण क्या है? अगर सही कारण है, कुछ बहुत सारे निधि के स्रोत है, बहुत सारे संपत्ति आ सकती है, लेकिन उनको करेंगे हम। लेकिन टारगेट ये होगा कि कितनी जल्दी चीजों को एक्टिवेट किया जाए। हाँ, लेकिन केवल जल्दबाजी नहीं, जल्दी यानी टाइमबद्ध, समयबद्ध तरीके से। अभी जैसे आपका एक, आप तो टेलीविजन में है, रेडियो में भी है, तो रेडियो का आपका एक प्रतिनिधिमंडल है, तो मैंने हमारे सेक्रेटरी को कहा है कि ये 3 साल से मैटर चल रहा है, सो ऑल पॉइंट्स आर नोन, सो गोपा एग्रीमेंट करना है तो 15 जून तक उसका निर्णय करना है। यह हमने डेडलाइन रखा ना, तो हमने ऐसा नहीं किया कि जल्दबाजी में आज फाइल लाओ और आज दे दो,
उसकी चर्चा करेंगे, 2 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, लगे तो फिर आपसे बुलाएंगे, लेकिन निर्णय करेंगे वो निर्णय करेंगे और मुख्य दृष्टि उसकी आम आदमी का, रेडियो का अगर निर्णय करना है तो रेडियो सुनने वाले की हित हम ज्यादा सोचते हैं, ये करेंगे। अच्छा ये बताइए कि जब इलेक्शन के दरमियान जब कैंपेन चल रहा था तो उस वक्त एक टर्म मोदी जी ने भी कहा था, जयंती टैक्स लगता है एनवायरमेंट क्लियरेंस में, अब उसको किस नजरिए से नहीं, हमने ये कहा है कि ये नो टैक्स रिजिम है, तो इसलिए अच्छे काम होने के लिए टैक्स नहीं है। क्या अभी भी आप और मानते बुरे हैं काम कि था जयंती और टैक्स था? नहीं, मैं व्यक्तियों पर अभी नहीं बात करूंगा, लेकिन अच्छे काम के लिए टैक्स नहीं देने पड़ेगा और बुरे काम पर कितना भी टैक्स दोगे तभी नहीं होगा। अच्छा ये बताइए कि गंगा के ऊपर मोदी जी का बहुत ट्रस्ट है कि गंगा की क्लीनिंग होनी चाहिए, और ये भी है, गडकरी जी का भी एक बयान आया कि गंगा के जो घाट हैं उस पे उसका कमर्शियल यूज भी होना चाहिए। तो उस गंगा को क्लीनिंग पे आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट क्या करेगी, उसके ऊपर आप लोगों की क्या सोच है? गंगा के लिए बैठक हुई है 12 बजे सोमवार को, हम कर रहे हैं, नितिन जी ने बुलाई है और उसमें उमा भारती जी भी रहेगी, मैं भी रहूंगा और जो भी संबंधित विभाग है वो सब रहेंगे, ताकि एक बार गंगा का उद्गम से जहां समुद्र में मिलती है वहां तक आज की क्या स्थिति है और अच्छा, क्या ये है। बताइए कि आप तो स्पोक्स पर्सन भी हैं गवर्नमेंट के, आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी थे, रोल चेंज तो नहीं हुआ, आप हैं तो स्पोक्स पर्सन, लेकिन एक तरफ आपका अटैकिंग मूड होता था क्योंकि आप तब ऑपोजिशन में थे, अब आप आ गए हैं गवर्नमेंट में, तो आप कैसे हैंडल करेंगे? थोड़ा टफ होगा? नहीं, टफ नहीं होता है, आपको जो भूमिका है उसमें उस जो योग्य है वो बोलेंगे, लेकिन सरकार और मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा वो बहुत मुझे अच्छा लगा कि हम ये नहीं कहते कि पहले सरकारों ने कुछ नहीं किया, लेकिन अटल जी का एक वाक्य है उसके आगे कि हम ये नहीं कहते कि पहले सरकारों ने कुछ नहीं किया, लेकिन जितना और जैसे होना चाहिए उतना और वैसे नहीं हुआ, यह हमारी शिकायत होती है। तो अपोजिशन में वो मुद्दा है और यहाँ अच्छा करके दिखाना है और वो बताना भी है कि भाई ये हमने किया, और वी आर ओपन टू क्रिटिसिज्म। हम गलती करेंगे तो लोग क्यों नहीं बोलेंगे, हम सुधारेंगे। तो ये थे आमने सामने में प्रकाश जावड़ेकर जी। मैं अनुराधा प्रसाद किसी नई पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।